हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि जे थॉमसन्स मॉडल में कुछ कमी है। द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यहाँ पर एक सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है और सारा का सारा मास भी एटम का कंसनट्रेटेड है। This was his experimental setup. There is a lead shield. एक lead shield है, इसको lead cavity भी बोलते हैं, जिसमें हमने रखा है एक रेडियोएक्टिव सोर्स। रेडियोएक्टिव सोर्स ऐसा जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस केस में ये जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कॉलीमेटर से हमने पास कराए हैं। एक कॉलीमेटर मतलब एक ऐसा स्लिट जिसके अंदर से एक नैरो बीम निकल के आती है। देन दैट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक अपॉन अ गोल्ड फॉइल। बहुत थिन गोल्ड फॉइल उसने ली थी। गोल्ड ही क्यों लिया? ऑल्दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो गोल्ड रदरफोर्ड ने इसलिए लिया था क्योंकि उसको हम बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज हाईली मेलेबल and we wanted a very thin layer of atoms. इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गए और हम यहाँ पर एक मूवेबल डिटेक्टर घुमा रहे हैं। ये जो स्क्वायर शीट आपको दिख रही है, दिस इज द डिटेक्टर। एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसपे अगर एक भी पार्टिकल गिरता है तो वहाँ पर एक लाइट चमकती है, एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। इस डिटेक्टर को पूरे हम सर्कल में रोटेट कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री तक हम रोटेट कर सकते हैं ताकि हम सारा का सारा व्यू कवर कर सकें। दिस इज अनदर सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसमें हम ऊपर से देख रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स ने किया था, गीगर और मार्स्टन ने। और उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। That is, most of the alpha particles passed straight through the gold foil. They did not suffer any collision from the gold atoms. Gold atom से उनको collision ही नहीं हुआ। Then the second thing is he observed was only about 0.14% of alpha particles, that is a very small amount, are deviated or scattered by an angle more than 1 degree. 1 डिग्री से ज़्यादा जिनका डेविएशन है वो पार्टिकल्स बहुत ही कम है। And an even smaller fraction of alpha particles, very few alpha particles, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, अप्रोक्सीमेटली 0.01%। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम कुछ कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडेविएटेड, it means most of the space in atom must be empty. इसका मतलब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी कोलिजन के सीधा निकल गए, तो मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर डेफिनेटली खाली होगी। सेकेंड कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हुए हैं, इसका मतलब सेंटर में कहीं ना कहीं एक थिक मास लोकेटेड है एटम के, जिनसे उनका कोलिजन हुआ है और उन्होंने अपना पाथ डेविएट कर लिया है। And the third conclusion that we can draw is, since alpha particles are deflected by this thick mass, this implies that this mass is positively charged. Alpha particle positively charged है और वो इस मास से डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये जो मास है सेंटर पे एक एटम के, ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, lead cavity is taken because maximum alpha particles are absorbed by the lead and very few pass through it in a straight line. यहाँ पर हमने lead cavity इसलिए ली थी क्योंकि ये हमारा सोर्स है, इससे हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो लेड कैविटी एब्जॉर्ब कर लेती है और जहाँ पर एक छोटा सा छेद है, एक स्लिट है, वहाँ से वो पास हो जाती है। इसका मतलब हमें एक नैरो बीम मिलती है अल्फा पार्टिकल्स की।
हमने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Gold foil is taken because it is highly malleable and we can obtain very thin foil out of it. इससे हम बहुत ही thin foil 1 to 10 atoms thick gold foil हम आसानी से बना सकते हैं. And the third, the alpha particle which deflects back at 180 degree does not touch the nucleus. Let us suppose ये मेरा न्यूक्लियस है. जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है तो ये टच नहीं करता न्यूक्लियस को, ये इससे पहले ही वापस डेविएट हो जाता है एट 180 डिग्री. नाउ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे से मेरा थीटा एंगल बढ़ेगा, इट मीन्स द एंगल एट विच माई डिटेक्टर इज प्लेस्ड, वैसे वैसे मेरे अल्फा पार्टिकल्स कम होते जाएंगे. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कब होंगे? जब मेरा थीटा होगा 0 डिग्री, और मिनिमम कब होंगे? जब मेरा थीटा होगा 180 डिग्री. तो अगर मैं इन दोनों बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, जिसमें मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगी कि कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है और वाई एक्सिस पे लिखूंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आई विल बी गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस. यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पे एक लॉगरिथमिक स्केल लिया है और एक्स एक्सिस पे हमारा स्कैटरिंग एंगल है फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक न्यूक्लियस का साइज भी पता लगा सकते हैं. कैसे? बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है. एक अल्फा पार्टिकल आया और वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0. ये एक काइनेटिक एनर्जी से आया था और इस पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0. लेकिन सिस्टम की तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में. द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग एन अल्फा पार्टिकल एंड ए न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r0. नाउ लेट अस सपोज ये अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा था. देन व्हाट वाज इट्स काइनेटिक एनर्जी? k काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. m इज द मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल. और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जिसमें अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस है? इट्स इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r, where k is 1/4 pi epsilon naught. q1 and q2 are the charges on these two particles, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, और r0 क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज होता है 2 times द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और जो गोल्ड फॉइल होती है, लेट अस सपोज उसका एटॉमिक नंबर है Z, then the charge on the nucleus of that gold foil is Z times E. और इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं, I get K 2E ZE upon R0, और I can write K 2K Z E square upon R0. Now distance of closest approach पे ये kinetic energy सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी. सो आई कैन इक्वेट द टू. दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ और इससे मैं r0 की वैल्यू निकाल सकती हूँ. r0 इज इक्वल टू इट्स 2k ZE स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 4k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज 4ZE स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught, since k is equal to 1/4 pi epsilon naught mv स्क्वायर. अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम हमारी Z की वैल्यू क्या होगी? फॉर हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ Z विल बी 1. तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए सारी वैल्यूज इधर पुट करती हूँ, व्हाट आई गेट? मुझे R0 की वैल्यू मिलती है 3 × 10⁻14 मीटर, और आई कैन राइट इट एज 30 × 10⁻15 मीटर. It is equal to 30 Fermi. Fm means Fermi, which means femtometer or 10⁻15 meter. So this is approximately the size of the nucleus. The size of the nucleus is in Fermi. लेकिन इस size of nucleus calculate करने के लिए हमने कुछ assumptions की हैं. Let's see वो assumptions क्या क्या हैं. The first one is motion of nucleus is not taken as it is very heavy. जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत हैवी होता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस हम कंसिडर कर रहे हैं.
ऑल्दो वो भी थोड़ा सा तो रिकॉइल करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन हमने वो मोशन निग्लेक्ट कर दिया है। जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स अलोंग सेम पाथ। एंड द थर्ड पॉइंट, the dimensions of alpha particle and nucleus are neglected। जो मैंने अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस लिए हैं, they are taken as point charges, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं है। सो ये 3 assumptions है जिनको मैंने कंसिडर किया है in order to find the distance of closest approach। There is one more parameter associated with this experiment, it is impact parameter। Let us suppose ये मेरा गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस है और इससे कुछ डिस्टेंस पे, इसकी सेंट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है विद वेलोसिटी वेक्टर v, कुछ इस तरीके से, और ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। नाउ ये जो डिस्टेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ b से, विच इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिटरमिन करता है कि मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। My theta over here is the angle of scattering, and this angle of scattering depends upon b, that is the impact parameter। This is how you can define impact parameter। It is defined as the perpendicular distance of incident velocity vector of alpha particle from the central axis of the nucleus when the particle is away from the nucleus। जब particle nucleus से दूर है उस टाइम पे हमें उसका जो velocity vector है और सेंट्रल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हाउ द थीटा डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट पैरामीटर। जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से दूर से पास कर रहे हैं वो अनडिफ्लेक्टेड या बहुत कम डिविएशन पे पास कर रहे हैं, लेकिन जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, दैट आर क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे ये हमारी सेंट्रल एक्सिस है न्यूक्लियस की, इस केस में जो जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड की मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।